हेलो एवरीवन, आज 22 अक्टूबर 2025 है और करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं एक बार और फिर से आपको बताऊंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आप 10 बजे आपको एडिटोरियल की पीडीएफ मिलती है, सेपरेट हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, विथ एमसीक्यूज़। और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं बेहतरीन फॉर्मेट में। अगर आपका मोबाइल फॉर्मेट है तो भी आप उसे आसानी से मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं। 10 बजे मिलता है। साथ ही ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी आज का जो करंट अफेयर का पीडीएफ एमसीक्यूज़ का, वो आपको दो मिलेगा। एक तो इंग्लिश का सेपरेट पीडीएफ मिलेगा, जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, 4 पेज का, 3-4 पेज का। हिंदी मीडियम का यही पीडीएफ रहेगा जिसमें एक्सप्लेनेशन आपको सारा हिंदी में मिलेगा। और आपका जो पीडीएफ है उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे, जिससे आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो। क्योंकि प्रीलिम्स में जब एग्जाम होता है तो इंग्लिश को अगर आप देखेंगे कुछ भी गलत होने की दिशा में, इंग्लिश में का जो क्वेश्चन उसको करेक्ट माना जाता है। इसलिए आप प्रश्न को समझना सीखें इंग्लिश भाषा में, इसलिए यहाँ पे इसे रखा गया है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन किसके बारे में? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंट्रीज। आप सोचोगे कि यहाँ पे पीवाईक्यू क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे 2022 क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि रिसेंट में अभी क्या हुआ, अफगानिस्तान चर्चा में आ गया। अफगानिस्तान चर्चा में आने के कई कारण हैं। एक तो अफगानिस्तान क्यों चर्चा में आ गया, पहले तो ये पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है ना, पाक के कारण जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से आ गया। दूसरा, अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं उनकी भारत यात्रा हुई है, भारत यात्रा हो रही है। तो भारत यात्रा हो रही, तो प्रश्न यह बन रहा है कि क्या भारत किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशन रख सकता है, या क्या मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं इस संबंध में, ये यहाँ पर चर्चा हो रही है। और चर्चा का रीजन यह है क्योंकि वियना कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा। वियना कन्वेंशन के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। वियना कन्वेंशन जो है कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसका मतलब क्या था? वियना कन्वेंशन का पर्पज ये था कि जो देश आपस में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस्टेब्लिश करेंगे, किस तरह के अपने संबंधों को बनाएंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे। जैसे आप सुनते होंगे किसी भी डिप्लोमेट को किसी देश में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी देश, लगभग 193 देश के आसपास देशों ने, लगभग 193 कंट्रीज में वियना कन्वेंशन में पार्टीज हैं, उन्होंने इसमें साइन कर रखा है। इसमें अलग अलग प्रोविजन है, जैसे 11 जो आर्टिकल है, अलग अलग आर्टिकल, 29 आर्टिकल है जो बात करता है क्या, कि किसी भी डिप्लोमेट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 11 भी इस तरह कोई बात करता है कि जैसे मान के चलिए कोई देश है जिसके होस्ट जाने, बहुत सारा ग्रुप जाने वाला है, तो जहाँ पे होस्ट कंट्री है जो बुला रहा है, वो किसी न कोई लिमिटेशन भी रख सकता है, कितने लोग ही आप यहाँ से आ सकते हैं। तो इस तरह की बातें वियना कन्वेंशन में। वियना कन्वेंशन यह भी बात है कि हालांकि हमारा किसी भी तरह डिप्लोमेटिक संबंध अफगानिस्तान से नहीं है, फिर भी अफगानिस्तान से हम एक तरह का व्यवहारगत संबंध रख सकते हैं और अपनी जो काउंसिल है वहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत प्रोबेबली काबुल में अपना जो डिप्लोमेसी जो अगर आप देखेंगे एम्बेसी खोलेगा, ठीक है। ये बात है क्योंकि भारत का इकोनॉमी बहुत सारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से, अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट मिल रहा है, लगातार अटैक हो रहे हैं, तो भारत को जरूरत है सपोर्ट करने की, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज में था। अब यहाँ पे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे बात करना है कि कौन देश की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है? अजरबैजान की, किर्गिस्तान की, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, निम्न में से कौन से देश की बाउंड्री यहाँ पे अफगानिस्तान से लगती है? अगर आप इसे अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या। सही आंसर होगा इसका 3, 4 और 5। अब इसका मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा आज। मैप में अगर आप देखोगे ये अफगानिस्तान की मैप दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, तो एक ये हो गया। दूसरा ये कंट्री है, तीसरा उज्बेकिस्तान है, चौथा तजाकिस्तान है, ठीक है, पांचवा चाइना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो इतने देश की बाउंड्री यहाँ पे आपको लग रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब 6 देशों से यहाँ पे सीमाएं मिल रही हैं। यहाँ पे ये जो डिस्कशन है इसका, यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ आपको इंग्लिश की जो फाइल उसमें मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 हो जाएगा। तो ये इस वजह से न्यूज में था और कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा 2 चीज़ और आप यहाँ पे याद रखिए। तापी है, प्रोजेक्ट है भारत का, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान 4 देशों के माध्यम से अगर आप देखेंगे नेचुरल गैस की पाइपलाइन, उसका प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, चाबहार प्रोजेक्ट है। चाबहार प्रोजेक्ट क्या है? चाबहार प्रोजेक्ट में भारत जो है ईरान में एक पोर्ट बना रहा है। और चूंकि अगर आप देखेंगे कि ईरान की जो लोकेशन इस तरह से है कि अफगानिस्तान किसी भी ओशियन को टच नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देखो ईरान है, अफगानिस्तान की सी को बाउंड्री नहीं है, तो भारत का जो संबंध यहाँ पे ईरान से बना रहा है, जिससे ईरान के थ्रू भारत अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बना रखे रोड के माध्यम से और वाटरवे के माध्यम से। तो चाबहार पोर्ट भारत का चर्चा में रहता है, ठीक। तो ये बात थी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्कशन इससे देख लिया। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। अगले एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में है? इंडिया मार्कासूर के बारे में है। अब ये मार्कासूर क्या, कोई राक्षस है, कोई दानव है? नहीं,
ये क्या है, ये एक तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर आपने किन कंट्रीज़ के बारे में सुना होगा, अगर आपने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में सुना होगा तो आप देख भी लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा, कौन से देश देखने को मिलेगा, तो ब्राज़ील आपको मिलेगा, ठीक है ना, पराग्वे उरुग्वे मिलेंगे आपको, अर्जेंटीना मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको देखेंगे तो इस तरह की जो बहुत सारे देश हैं जो आपको मरकासुर में देखने को मिलेंगे, ठीक। कौन कौन से देश ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया साइन किया है, क्या यहाँ पे साइन किया, भारत ने साइन किया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद पीटीए इन 2030, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कि हम व्यापार को बढ़ावा देंगे। इस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट भारत 2023 में साइन किया था, जो 2009 में इफेक्ट में आया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम कह रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे, ये कहना चाह रहा है कि मरकासुर को स्टैब्लिश किया गया था 1991 में, असुनसियान जो संधि हुई थी, असुनसियान जो ट्रीटी हुई थी उसके दौरान, ठीक है, एज ए कस्टम यूनियन। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, मैं पेन बदल लेता हूँ। तीसरे स्टेटमेंट कहेगा द करंट इंडिया मरकासुर पीटीए कवर मोर देन 1500 टैरिफ लाइन। अब देखिए ट्रेड एग्रीमेंट क्यों होता है कि ज़्यादातर जो व्यापार है विदाउट किसी बैरियर के हो सके, ये विजन होता है ट्रेड एग्रीमेंट का। तो तीनों स्टेटमेंट कौन सही आपको बताना है। सही स्टेटमेंट है इसमें 1 और 2 ओनली। क्यों? क्योंकि ये जो तीसरा स्टेटमेंट है चंद 1500, वो दरअसल गलत है। यहाँ पे 450 टैरिफ लाइन्स को ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे वस्तु यहाँ पे हैं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। मतलब वर्तमान में जो पीटीए है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें 450 टैरिफ लाइन को यहाँ पे ड्यूटी फ्री किया गया है। तो पूरी तरह से मुक्त व्यापार नहीं है। अभी जो हमारा पर्पज़ क्या है, अभी हमारा पर्पज़ ये है कि जो हमारा ट्रेड है किसके साथ, मरकासुर के साथ है, उनको यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है, नाफ्टा है, अब मरकासुर की सिग्निफिकेंट क्या है, अगर आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना होगा, यूरोप की जो कंट्रीज आपस में व्यापार वह सारी चीज़ें करते हैं। नाफ्टा के बारे में सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नाफ्टा के बारे में सुना होगा। उसके बाद आसियान के बारे में सुना होगा। इन तीनों के बाद चौथा इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है ट्रेड की वजह से मरकासुर। अगर आप देखोगे तो मरकासुर वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर मरकासुर को हम एज अ यूनियन काउंट करें तो 6th लार्जेस्ट इसकी इकोनॉमी है और लगभग 270 मिलियन लोग के आसपास यहाँ पे रहते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट भारत के लिए देखने को मिलता है। भारत का ब्राजील से अच्छा संबंध है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे करने देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे वर्तमान में जो हमारा इंपॉर्टेंस ये है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन भारत कर रहा है और कहीं ना कहीं कॉलोनिज्म को शिकार भी रहा है। तो इस वजह से भी हमारा अच्छा संबंध है। G20 में ब्रिक्स भी है, IBSA अलायंस भी है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, है ना। तो ये सारे एग्रीमेंट की वजह से भारत यहाँ पे प्रयास कर रहा है कि जो अभी वर्तमान मरकासुर के साथ जो हमारा ट्रेड है, लगभग अगर आप देखो कितने डॉलर का है, $8 बिलियन का है, उसको हम यहाँ पे $10 बिलियन के आसपास करें और भी ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। ये यहाँ पे भारत का प्रयास है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी थी। स्टेटमेंट यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे करेक्ट है। मरकासुर कंट्रीज़ के बारे में अगर आपको देखना तो आपको कमेंट करना है कि मरकासुर में कौन कौन से देश है। मैंने मैप यहाँ पे आपको डाल दिया है, ठीक है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे डिकार्बनाइजेशन रेल के बारे में बात करें कि रेल से अगर आप देखोगे तो लगभग 5% के आसपास जो कार्बन इमिशन है तो रेलवे ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। सरकार का प्रयास ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू रेल को दौड़ाया जाए। अब हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन जनरली दौड़ती कैसी है, आपको पता होगा। डीजल इंजन से क्या किया जाता है, विद्युत जनरेट किया, विद्युत से ट्रेन दौड़ती है, आग जला के जो भी है। अब हाइड्रोजन फ्यूल के थ्रू क्या होगा, तो हाइड्रोजन फ्यूल अगर आप देखे होंगे तो हाइड्रोजन फ्यूल को सबसे पहले स्टोर किया जाएगा, टैंक में रखा जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या किया जाएगा, जहाँ पे अच्छे प्रेशर हो सिलेंडर में रखे जाते हैं। बाद में उसको अगर आप देखोगे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फ्यूल सेल जो होता है उसको लगाना पड़ता है ट्रेन में और बाद में जो हाइड्रोजन है उसको रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन से। अब इसको रिएक्शन जब होता है ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है। तो ये इससे जो एनर्जी जनरेट होती है उससे इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है मूव करती है और ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे पर्पज ये है कि जो ट्रेन है उसको भी आप इलेक्ट्रिसिटी से दौड़ाएं जिससे CO2 इमिशन को कम किया जा सके। अब CO2 इमिशन को लेकर आपको पता है ग्लासगो में भारत ने टारगेट ले रखा है। ग्लासगो में भारत ने क्या था, 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक और टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो किससे जनरेट करेंगे, वो हम जनरेट करेंगे किससे, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी उससे जनरेट करेंगे। ये यहाँ पे भारत का टारगेट है। अब इस वजह से यहाँ पे एक MCQ बना रेल को डिकार्बनाइज को लेके, जो इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन जो ट्रेन चलाई जा रही है उसको लेके। यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि नियरली 98% इंडियन ब्रॉड गॉज रेल नेटवर्क इज नाउ इलेक्ट्रीफाइड। 98% के आसपास जो ये हमारा रेलवे है, ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क है, वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि द हाइड्रोजन ऑफ हेरिटेज प्रोग्राम एम टू इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑन नॉन इलेक्ट्रिक रूट। हाइड्रोजन फॉर्म का प्रोग्राम का पर्पज यह है कि जो इलेक्ट्रिक रूट है उस पर तो सब कुछ सही है, पर अगर आप देखोगे गैर इलेक्ट्रिक जो रूट है जहाँ पे वायर के थ्रू ट्रेन नहीं दौड़ती है वहाँ पे क्या करना, हाइड्रोजन ट्रेन चलाना। तीसरा, इंडियन रेलवे है टारगेट अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन 2040। तो भारत का जो रेलवे है उसका टारगेट है कि 2040 तक वो नेट जीरो इमिशन रिकॉर्ड करेगा। अब ये बात में आपको कितनी सच्चाई कितनी आपको यहाँ पे बताना है। तीसरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो टारगेट है ना 2030 तक का है,
नेट जीरो का जो रेलवे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा एलिमिनेट कर दो, पहला और दूसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। लेप्रोसी डे रिसेंट में मनाया गया, तो जो कोड होता है उसके संबंध में प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है। अब अगर आप देखो, पहले एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। एमसीक्यू कहना चाह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फाइट अगेंस्ट लेप्रोसी। भारत ने कोड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसके बारे में स्टेटमेंट है। कुछ मैं बेसिक बात आपको बता देता हूँ। अगर आप 1981 में देखा गया था कि लगभग 10,000 लोगों में जो लेप्रोसी थी, लगभग 57.2 लोगों को हुआ करता था। अब कोड होता क्या है आपको पता है कि हाथ में वाइटिश हो जाता है, तो अगर आप देखो गूगल सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। अब अगर देखो 2025 में हमने इतना प्रयास किया कि 10,000 में सिर्फ 0.57 मतलब 1 लोग को भी नहीं है। समझ रहे हैं आप कि 10,000 लोगों में सिर्फ तो 99% हमने क्या किया है, इसमें अचीवमेंट हासिल किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और हमारा टारगेट भी है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेप्रोसी है उसके 0 मामले भारत में करेंगे। अब उसको लेकर भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव चलाया, जैसे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP जिसे कहा जाता है। पर्पज ये था कि जो संक्रमण होता है लेप्रोसी का, कोड को उसको रोकना, विकलांगता भी घटे और नई पीढ़ी में ऐसे मामले कम आए। ये प्रोजेक्ट हमारा 2023 से लेकर 2027 तक के लिए कार्यान्वित चल रहा है। और ये 2030 तक भारत को नेट जीरो कह रहा हूँ, नेट जो हमारा नेशनल लेप्रोसी है उसे 0 यहाँ पे करने का लक्ष्य यहाँ पे हमारा है, ठीक। अब अगर आप देखोगे माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो एक बैक्टीरिया जनित रोग है। यहाँ पे अगर आप देखो माइकोबैक्टीरियम लेप्री उसे कहा जाता है, लेप्री जिसे क्या कहा जाता है, कुछ रोग कहा जाता है जो हमारी स्किन होती है, जो वेसल्स होती हैं, आँख, यहाँ पे आपको इसके संक्रमण देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर आप देखोगे जो ये नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, इसके पहले भी एक प्रोग्राम चलाया गया था, लगभग अगर आप देखोगे 1954 में, उसको कहा जाता था NLCP, नेशनल जो लेप्रोसी है कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। तो किसी भी जो डिसीज होता है उसको पहले कंट्रोल किया जाता है, फिर उसको इरेडिकेट किया जाता है। तो पहले कंट्रोल को लेकर प्रोग्राम चलाया गया था। और 1983 में WTO जो है उसने क्या पे पार्टिसिपेट भी किया। अगर आप WTO के बारे में जाने तो 7 अप्रैल 1948 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब इसने भारत के साथ पार्टिसिपेट करके मल्टी ड्रग थेरेपी की व्यवस्था भी शुरू की, जिससे लेप्रोसी में जो ये NLCP है उसकी जगह NLEP को शुरू किया जा सके और इरेडिकेट किया जा सके, इलिमिनेट किया जा सके पूरी तरह से। ये यहाँ पे टारगेट था जिसमें भारत ने काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है। MCQ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेप्रोसिस काज बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लग रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कारण होता है और मुख्यतः त्वचा का नसों में दिखाई देता है, एकदम करेक्ट बात है। इंडिया अचीव नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन स्टेटस, इतना भारत को इतना यहाँ पे लक्ष्य मिला है, इतना लक्ष्य भारत का, ठीक है। तीसरा नेशनल स्ट्रेटजी प्लान लेप्रोसी 2023-27 एम करता है एलिमिनेट करना ऑल केसेस बाय 2025। इन तीनों में क्या सही है? पहला और दूसरा सही है, क्योंकि तीसरा 2025 नहीं बल्कि 2030 है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 FAO के बारे में है, आइए देखते हैं। अब अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड फूड डे अभी रिसेंटली वो किया गया, तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 18th सेंचुरी थी, मतलब उनका 80 वर्ष हो गए उसको इस्टेब्लिश किए हुए, इस वजह से चर्चा में आ गया। अब 80 वर्ष हो गए, तो अगर आप देखो 16 अगस्त के आसपास अगर आप देखेंगे, 16 अगस्त कह रहा हूँ, 16 अक्टूबर 2025 को अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, या इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है। अब अगर आप बात करें यहाँ पर इसका पहला काम क्या था? पहला काम ये था कि भारत में या विश्व में जो भी खाद्य संबंधी समस्याएं हैं, फूड के जो सिक्योरिटी इशूज़ है उसको टैकल करना, वो लगभग 194 कंट्रीज इसके पार्ट हैं। और ये सरकारों को सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, फॉरेस्ट्री को, फिशरीज को, जिससे चीज़ें बेहतर की जा सकें, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बहुत सारी रैंक भी जारी करते हैं, जैसे स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन वर्ल्ड, ये सब रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी करता है। भारत भी इसके साथ लगातार काम करता रहता है, खासतौर पर UN के जो SDG गोल्स हैं, अगर आप UN 2-3 जो गोल है उनको भी खत्म प्राप्त करने की दिशा में भारत दोनों के साथ प्रयास करता है। यहाँ पे FAO स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, हेडक्वार्टर रोम में, एकदम बात यहाँ पे करेक्ट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा, इंडिया बिकम मेंबर ऑफ FAO 1965 आफ्टर अचीविंग फूड सेल्फ सफिशिएंसी, भारत 1965 में सफिशिएंसी प्राप्त करने के बाद FAO का सदस्य बना है। तीसरा, FAO काउंटर कंट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क 2023-27 अलाइन करता है इंडिया UN SDG कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। FAO कंट्री प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क भारत के UN सतत विकास सहयोग के साथ मेल खाता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इन तीनों में सही आंसर का 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। भारत अगर हम बात करें तो भारत 1965 में नहीं ज्वाइन किया, भारत एक संस्थापक सदस्य ही रहा है FAO का। तो भारत क्या रहा है? संस्थापक सदस्य रहा है, संस्थापक सदस्य रहा है, ठीक है ना।
मतलब जब इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम में भारत इसके साथ था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 दरबार मूव के बारे में। दरबार मूव है क्या? अरे क्या होता था पहले जब अंग्रेज यहाँ पे भारत में शासन किया करते थे तो राजधानी को ट्रांसफ़र किया करते थे कभी कभी। ट्रांसफ़र इन द सेंस कि जब मौसम अच्छा है, मौसम जब गर्मी का ज़्यादा होता था तो वहाँ पे मूव किया करते थे। 150 साल पुरानी एक प्रथा है। यहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर हुआ करती है। कौन सी हुआ करती है? श्रीनगर। और जो शीतकालीन राजधानी से जम्मू हुआ करती है। इस सर्दी फिर से शुरू होने वाली है 4 साल ब्रेक के बाद, इस वजह से यहाँ पे चर्चा में आ गया। अब इसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम नहीं बल्कि अगर 1872 में जो महाराजा डोगरा राजा जो गुलाब सिंह थे उनके टाइम पे, डोगरा राजा गुलाब सिंह थे उनके टाइम पे इसको शुरू किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अगर आपने उनका नाम सुना होगा, अमृतसर संधि किसके बीच में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह, सॉरी याद नहीं आ रहा था, महाराजा रणजीत सिंह है, उनके सेनापति हुआ करते थे डोगरा राजा गुलाब सिंह। तो डोगरा राजा गुलाब सिंह लगभग 50 लाख या ऐसे कुछ कीमत में जम्मू कश्मीर को उन्होंने खरीद लिया था। और बाद में जो डोगरा वंश है उसका यहाँ पे रूलिंग चलती रही। उसी दौरान से अगर हम देखें तो राजधानी जो ट्रांसफ़र है, मूव है, मौसम के अनुसार यहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे ये बातें थी। अब अगर आप देखें 2020 में जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उसने दरबार मूव पर कोई कानूनी संवैधानिक आधार नहीं है तो उन्होंने बंद करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन बाद में अगर आप देखें फिर से यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि दरबार मूव वाज स्टार्टेड महाराजा रणजीत सिंह 1905 में इसको शुरुआत किया गया था। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, इट इन्वॉल्व द बाइनुअल ट्रांसफर सिविल सेक्रेटरीट बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। तो सिविल सेक्रेटरी 2 बार ट्रांसफर होता है। तीसरा, द प्रैक्टिस वाज डिसकंटिन्यूड 2021 सेव एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट। 2021 में इस प्रशासन खर्च को बंद कर दिया गया था। ठीक है, इन तीनों में से पहले स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैंने आपको बताया कि 1872 में शुरू हुआ था। पहला हटा दो आप तो सही आंसर आ जाएगा बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुरुंजी नील कुरुंजी फ्लावर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नील कुरुंजी फ्लावर जो खिला है अभी बहुत सारी मात्रा में वेस्टर्न घाट्स में, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। ठीक है ना। तो और नीलगिरी में नील कुरुंजी जो स्टारबुलिनेंसिस है हर 12 साल में यहाँ पे खुलता है। एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ पे एंडेमिक है, यहाँ का देशज है। ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे, सॉरी, द नीलगिरी डिराइव देयर नेम फ्रॉम द ब्लू कुरुंजी फ्लावर। तो नील कुरुंजी का नाम नीले कुरुंजी फूलों से खुला है, नीलगिरी में पाए जाने वाले। तीसरा, इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN के रेड लिस्ट में। इन तीनों में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इंडेंजर्ड वाला गलत है। इसका सही आंसर क्या हो? वल्नरेबल या सुभेद्य कैटेगरी है इसकी, संकटग्रस्त नहीं बल्कि सुभेद्य कैटेगरी है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये हट जाएगा और सही आंसर आ जाएगा 1 2, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला और कौन सा? दूसरा। अब ये है कहाँ पे? मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट्स में है। आपको यहाँ पे फोटो मिल जाएगी नील कुरुंजी की, ये आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह का कुछ दिखाई देता है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 8th क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और तो कुछ इसमें था नहीं ऐसे बताने लायक, IUCN स्टेटस था वो मैंने आपको बता दिया है ना। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में है? लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे UNGGIM के बारे में। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन फिर से आ गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी दिवाली में बहुत सारे डेवलपमेंट भी करंट अफेयर का इतना हुआ नहीं है, इस वजह से 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीट दिखेंगे। लेकिन बेसिकली जैसे कल या परसों के बाद और भी करंट अफेयर्स आपको मिलने लगेंगे अलग अलग डाइवर्स। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द UNGGIM जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो भूस्थानिक जो डाटा उसको लेके, मैनेजमेंट को लेके यहाँ पे प्रोग्राम है UN का। इट सर्व एज अ पॉलिसी मेकर बॉडी अंडर द UN प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन। तो जो जियो स्पेटियल डाटा होता है, भूस्थानिक डाटा होता है, उसको लेके वैश्विक सहयोग बने, उस वजह से ये काम करता है। इट हैज़ बीन इलेक्टेड ऑन द चेयर UNGGIM AP 2025 से 28 टर्म्स। तो भारत 2025 से 28 की अवधि में UNGGIM AP का सर्वाध्यक्ष चुना गया है। तीसरा अगर आप देखेंगे, जियो स्पेटियल डाटा रिफर्स डाटा अनरिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक लोकेशन। भूस्थानिक डाटा किसी विशेष स्थान या समय संबंधित डाटा को संदर्भित करता है। अब इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर आपको 1 और 2 मिलेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, गलत है। किसी विशेष समय संबंधित असंबंधित डाटा को संदर्भित करता है, मतलब क्या? अनरिलेटेड यहाँ पे वर्ड है, बहुत आसान था। हालांकि अनरिलेटेड यहाँ पे नहीं होगा, रिलेटेड होगा। अब भारत का पर्पज़ क्या है? भारत 2025 से लेकर 2028 तक अगर आप देखोगे तो UN जो GGIM है ना, उसका जो एशिया पैसिफिक हेड चुना गया है। क्योंकि अगर आप देखो इसके अलग अलग रीजन में अलग अलग हेड होते हैं, ठीक है ना, जिस वजह से भारत को एशिया पैसिफिक रीजन का हेड चुना गया है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। अब अगर आप देखोगे तो जो एशिया जो पैसिफिक है वहाँ पे 56 देश के आसपास आते हैं, उसका भारत यहाँ पे अध्यक्षता करेगा। 2025 से लेकर 28 तक का यहाँ पे काम करना है। तो आज इतने ही MCQ हम यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आप चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF प्राप्त कर लें। थैंक यू वेरी मच।